हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरे हाथ में आप एक बॉटल देख पा रहे हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी लिया हुआ है। तो अभी तो ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर मान लो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी की मात्रा डाल दूं, थोड़ी चीनी मिला दूं इसके अंदर, तो मान लो मैंने मेरे हाथ में चीनी है और ये देखो भाई, मैंने चीनी मिला दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या हो चुका है, देखो एक सॉल्यूशन बन चुका है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसके अंदर चीनी मिलाया तो चीनी क्या हुआ, इस पानी के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। अब इसे बोलेंगे सॉल्यूशन। और आज ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो सॉल्यूशन है, मतलब ये जो मेरे पास पानी और मैंने चीनी मिलाया, इससे जो हमारे पास एक शुगर का सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन टेस्ट में कैसा है? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता देगा। कैसे? टेस्ट करके देखो। आप टेस्ट करोगे, आप बता दोगे कि सर ये मीठा है ना। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपने इसके अंदर या मैंने इसके अंदर कितनी शुगर की अमाउंट मिलाई, तो इनडायरेक्टली मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब मैं इस पानी में कितना आपने सॉल्यूट मिलाया है, यानी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो कैसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरीके का सॉल्यूशंस होता है, तो ये सारा आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। क्लास 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे। और अभी मैंने ये भी आपको बताया कि जब मैंने इसके अंदर शुगर मिलाया, चीनी मिलाई, तो ऑलरेडी इसके अंदर पानी था, तो पानी में मैंने चीनी मिलाया। तो अब बताओ इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट थे। एक ऑलरेडी पानी है जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, और एक मैंने ऊपर से चीनी मिला दी जो कि सॉल्यूट का काम करेगी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर है दो चीजें, एक है पानी और एक है चीनी, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर ये होमोजीनियस मिक्सचर बना है। और इसीलिए इसे हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला लेक्चर, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसकी बात करेंगे। क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे पार्ट 1, यानी पहला पार्ट आज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्यारे बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यानी अगर मान लो मेरे पास कोई पानी है या मान लो कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर में या तो दो, यानी या तो शुगर मिला दूं या कुछ और बहुत सारी चीजें मिला दूं, तो उनसे जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। मान लो मैंने शुगर मिलाई थी ना, तो मैं शुगर ले लेता हूं, मैंने चीनी मिलाया इसके अंदर, शुगर मिलाया, तो यहां से एक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो चीनी होगी वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी होगी। तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर्स को ध्यान रखना प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात हो रही है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात नहीं हो रही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्यूशन। अभी आपको यह भी पता होना चाहिए, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें एज अ सॉल्वेंट जो है वो पानी है, H2O। इसके अंदर मान लो मैंने 2 ग्राम शुगर मिला दिया, तो जिसकी अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, जो सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों ज्यादा अमाउंट में मिलता है ना अपने को, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिसकी अमाउंट सॉल्यूशन में कम होती है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया था, शुगर सॉल्यूशन इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यानी पानी में नमक मिला के या फिर पानी में अब चीनी मिला दो, शुगर मिला दो, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं? होमोजीनियस हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पानी में नमक मिलाऊं तो वो भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, अगर मैं पानी में शुगर मिलाऊं वो भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। अब बात आती है अगली, सॉल्यूशंस आर ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन्स, इंडस्ट्री, एनवायरमेंट एंड द लैब। यानी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस कहां कहां है। सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस प्यारे बच्चों कहां कहां है? एक तो सबसे पहले मेडिसिन्स के अंदर है, इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस है,
एनवायरमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैब में, केमिस्ट्री में आप जाते हो तो लैब में भी सॉल्यूशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगली ये बात आपने ध्यान रखनी है, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ऑल आवर बॉडी फ्लूइड्स आर सॉल्यूशन। तो जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो मैंने भी आपको बताया कि 2, 3, 4 तरीके के, बहुत तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। तो उनमें से बेसिकली मैं 3 तरीके के सॉल्यूशंस की बात करूंगा। एक तो बाइनरी सॉल्यूशन, एक टर्नरी सॉल्यूशन और एक क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने आपको भी बताया, मैंने पानी में चीनी मिलाया तो एक सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट थे? 2 कंपोनेंट। ध्यान से एक बार देखेंगे फिर से, ये मेरे पास पानी की बोतल है, मैंने इसके अंदर चीनी मिलाया तो अब ये बन गया एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी एक सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है? एक तो पानी है और एक चीनी है, तो यानी 2 कंपोनेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 2 कंपोनेंट हो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है मेरे बच्चों। और इसे अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख लूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है द्विविलीय। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या हो? 2 तरीके के कंपोनेंट हो। ठीक है, 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मान लो मेरे पास H2O है और H2O के अंदर मैंने क्या मिला दिया? आप शुगर मिला दो, आप सॉल्ट मिला दो, कुछ भी मिला दो। ठीक है, तो कोई 2 चीजों से मिलकर बनने वाले सॉल्यूशंस को, ठीक है, यानी शुगर और पानी के होमोजीनियस मिक्सचर को आप बाइनरी सॉल्यूशंस कह सकते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट हो। ऐसा सॉल्यूशन जिनमें 3 कंपोनेंट हो उन्हें बोलते हैं हम टर्नरी सॉल्यूशंस, राइट। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें 4 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट, उसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। क्लियर है? अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशन की जब क्लासिफिकेशन की बात आती है प्यारे बच्चों, तो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हम लोग करते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 2 तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और दूसरा हम लोग उनको डिफाइन करेंगे या उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो जैसे कि आपने क्लास 10th 9th में आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं तो ऐसे कुछ आपको सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। जैसे मान लो अगर हम गैस को गैस में मिला दें तो हमारे पास गैस गैस सॉल्यूशन बनेगा, यानी गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। दूसरा है, अगर मान लो हम लिक्विड को किसके अंदर डिसॉल्व करें? गैस के अंदर डिसॉल्व करें। लिक्विड को गैस के अंदर डिसॉल्व करें तो यहां से लिक्विड गैस का सॉल्यूशन बनेगा या गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म मिक्सचर विद नाइट्रोजन गैस। अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दें तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अगर सॉलिड को हम क्या करें? गैस के अंदर मिक्स कर दें, सॉलिड को क्या करें? गैस में मिक्स कर दें, तो यहां पर सॉलिड गैस टाइप का एक सॉल्यूशन बनेगा, यानी गैसियस सॉल्यूशन कह सकते हैं, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर हम कपूर को मिला दें, कैम्फर को मिला दें, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये होगा तो गैसियस सॉल्यूशन, लेकिन इसे हम सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर मान लो गैस को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर दूं, किसमें? गैस को लिक्विड में, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दें, सो ये एग्जांपल हो जाएगा प्यारे बच्चों गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल हो जाएगा इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर के अंदर इथेनॉल को डिसॉल्व कर दें तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। अगला, अगर सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर दें? लिक्विड के अंदर, तो यहां से जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन बोलेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर के अंदर ग्लूकोज को डिसॉल्व कर ले तो इट मींस हम लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? सॉलिड को, क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है? नेचर में सॉलिड होता है। अगला है, अगर गैस को हम सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर दें, गैस को सॉलिड के अंदर, तो गैस सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अगर पैलेडियम में हाइड्रोजन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो वो किस तरीके का होगा? वो होगा गैस सॉलिड सॉल्यूशन। अगला, अगर हम लिक्विड को
सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर दे, तो यहां से लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अब अमलगम जो होता है वो एक मिक्सचर होता है मर्करी के साथ किसी मेटल का। तो अब यहां पर जो बात हो रही है सोडियम, किसकी बात हो रही है? सोडियम अमलगम की बात हो रही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसे हम लिख सकते हैं NaHg। ठीक है, अब NaHg का मतलब हो गया सोडियम अमलगम का जो एक मिक्सचर होगा उसे हम बोलेंगे लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ लास्ट आता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, यानी अगर हम सॉलिड को ही सॉलिड में डिसॉल्व कर दें, जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, अगर गोल्ड में कॉपर को डिसॉल्व कर दें तो ये जो एग्जांपल होगा प्यारे बच्चों, ये सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल होगा। इतनी बात सबको क्लियर होती होगी क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अब हम इससे पहले समझते हैं थोड़ा कंसंट्रेशन को। ये कंसंट्रेशन क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, जिसे हम हिंदी में सांद्रता लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो टोटल अमाउंट होती है, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो एक छोटी सी लाइन में लिखूंगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की सॉल्यूशन में जो अमाउंट होती है उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपसे उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सो कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये आप सबको पता है। अगर मान लो वॉल्यूम कितना ले लें, 1 लीटर ले लें, तो जितना मोल बढ़ेगा ना प्यारे बच्चों, उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं? तो अगर हमें यह बताना है कि किसी भी सॉल्यूशन में हमने कितना सॉल्यूट मिलाया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने इस पानी के अंदर प्यारे बच्चों शुगर यानी चीनी मिलाई, तो मैंने चीनी मिलाई, ये आपको कैसे पता लगा? आपने टेस्ट किया, आपने पानी को पिया तो आपको पानी मीठा लगा, तो आपने कहा सर इसके अंदर आपने शुगर मिलाया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर मैंने कितना शुगर मिलाया है, यानी उसके अमाउंट की बात करूं, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, कुछ टर्म्स होती हैं और उन्हें बोलते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये मेरे पास जो है सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अगर अमाउंट बताना है तो उसके लिए हमारे पास होती हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सांद्रता पद। और इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप है ए और दूसरा ग्रुप है प्यारे बच्चों बी। क्लियर है? तो अगर कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की बतानी है, इसका मतलब है कि आपको उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट यानी सॉल्यूट की मात्रा जो है ना, उसको बताना है। तो अगर सॉल्यूट की अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को। जो पहला ग्रुप है प्यारे बच्चों, उसके अंदर सारे के सारे ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगी, और वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और दूसरे ग्रुप में हम जो रखेंगे वो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स को रखते हैं जो मास रिलेटेड होती हैं, और मास जो है प्यारे बच्चों वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब ग्रुप ए में आते हैं। सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है परसेंट W/V, यानी परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तीसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है प्यारे बच्चों वो है नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये तीन की तीन कंसंट्रेशन ग्रुप ए में रखी जाएंगी। ग्रुप बी की जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट W/W, और इसी को हम मास परसेंटेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसी को हम मास परसेंटेज भी कहते हैं। और दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और तीसरी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं। काई से डिनोट करते हैं, काई से। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है मोल प्रभाज या मोलेंस।
ठीक है प्यारे बच्चों, और इसे हम लोग लिखते हैं मोललता। क्या लिखते हैं? मोललता लिखते हैं। और अगर मैं इधर आ जाऊं तो मोलैरिटी को लिखते हैं मोलरता। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, वो मोललता है और ये मोलरता है। और नॉर्मेलिटी को लिखते हैं नॉर्मलता। ये हम सबको अच्छे से पता है। ठीक है, अब एक और कंसंट्रेशन टर्म्स यहां से होती है जिसे हम बोलते हैं पीपीएम। यानी अगर मैं पीपीएम को, इसका फुल फॉर्म आपको बताऊं तो पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में, मान लो आपके पास सॉल्यूशन कितना है? 1 मिलियन ग्राम है, और उस 1 मिलियन ग्राम में आपने कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व किया है? द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या द मास ऑफ सॉल्यूट इन, द मास ऑफ सॉल्यूट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है। अब 10 की पावर 6 ग्राम का मतलब हो गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, कितना? 1 मिलियन ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उस 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उसी के अमाउंट को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मास, जो पीपीएम है प्यारे बच्चों, ये मास और वॉल्यूम दोनों रिलेटेड होता है। सो पीपीएम इज अ कंसंट्रेशन टर्म विच इज मास एज वेल एज वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो मास और वॉल्यूम दोनों से रिलेट करती है। अगर दोनों रिलेटेड है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगी और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होगी। कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि विच कंसंट्रेशन टर्म इज मास एज वेल एज वॉल्यूम रिलेटेड, द आंसर इज पीपीएम। विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, द आंसर इज पीपीएम। राइट, नाउ नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और सबसे पहला जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, यानी ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में जो सबसे पहला आएगा अपने पास, दैट इज परसेंट W by V। इट मींस मास अपॉन वॉल्यूम। सो परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। प्यारे बच्चों, परसेंट W by V का मतलब होता है कि सॉल्यूट का मास लेना है ग्राम में, उसको डिवाइड करना है मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और ध्यान क्या रखना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप लोग जो गलती करते हो, आपने जब मास ऑफ सॉल्यूट लेना है प्यारे बच्चों, तो आपने ग्राम में लेना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब लेना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने ml में लेना है। ठीक है, और इनटू कर दीजिए 100 से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, और सवाल छोटा सा है, देखो। When 20 gram NaOH dissolved in 500 ml of solution, then find percent W by V। अगर मान लो मैं 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों 500 ml सॉल्यूशन में, तो इसका मुझे परसेंट W by V निकालना है। ध्यान रखना, जो ऊपर W लिखा रहता है वो हमेशा सॉल्यूट का लिखा रहता है, ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, और जो नीचे V है प्यारे बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, सॉल्यूट का जो मास लोगे वो ग्राम में लोगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लोगे प्यारे बच्चा लोग, वो ml में लेंगे। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला अपने पास होता है, परसेंट W by V इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, कितना दिया है मास ऑफ सॉल्यूट? 20 ग्राम। ठीक है, ग्राम में ही लेना था तो ग्राम में रखेंगे। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 500 ml में लेना था प्यारे बच्चों, तो ml में लेंगे इनटू 100। तो अभी क्या करना है आपने? सीधे सीधे देखो, ये 5 टाइम चला गया है ना, और ये 5 4 जा 20, तो परसेंट W by V जो मेरे पास आया, ये आया 4%। कितना आया प्यारे बच्चों? 4% आया। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो अगला सेकंड टर्म यहां से है प्यारे बच्चा लोग, वो है मोलैरिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोलरता। अब सवाल यह है कि सर मोलैरिटी क्या होता है? प्यारे बच्चों, आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल डिसॉल्व किया है? ठीक है, हमारे पास मान लो ये हमारे पास 1 लीटर क्या है प्यारे बच्चों?
सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चा लोग, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के टोटल कितने मोल प्रेजेंट है, द टोटल नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट के कितने मोल घोल दिए, कितने मोल डिसॉल्व कर दिए। तो अब सिंपली देखो क्या लिखना है आपने, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज मोलैरिटी। सिंपल है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। अच्छा, मोलैरिटी क्या है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम रिलेटेड होती है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ध्यान रखना, जो ग्रुप ए के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो सारी की सारी वॉल्यूम रिलेटेड होती हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, अभी तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मैं मोलैरिटी की यूनिट की बात करूं तो या तो आप मोलर लिखेंगे या मोल पर लीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो मोलर लिखेंगे या मोल पर लीटर लिखेंगे। अब आइए थोड़ी सी इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जब मैं इसे कैपिटल एम से डिनोट करूंगा तो कैपिटल एम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लेना है प्यारे बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब मोलैरिटी का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में लेना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और अब मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, देखो। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों एन सॉल्यूट से, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट को आप ऐसे लिखोगे एन सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और लीटर में लेना है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों कि मोल बराबर क्या होता है मेरे बच्चा लोग, मोल बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक जब पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट, तो मैंने वही बताया था कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको गिवन हो मास तो मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा गिवन मास WB अपॉन मोलर मास MB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इट मींस 1000। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल एम बराबर हो जाएगा WB इंटू 1000, 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे जाएगा MB इंटू V। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मोलैरिटी का एक सुंदर सा फॉर्मूला, जो कि बहुत आसान है, मेरे सारे प्यारे बच्चे कर सकते हैं। आप सभी लोग होशियार हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मान लो मुझे क्या निकालना हो, MB निकालना हो, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं MB को इधर लिखूंगा। सो MB इज इक्वल WB, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू 1000 अपॉन, और नीचे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मोलैरिटी को नीचे ले आओगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए अभी देखो फॉर्मूला क्या बना, मोलैरिटी को नीचे ले आएंगे और वॉल्यूम तो आपका नीचे है ही है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपने ध्यान रखना है कि सर मुझे दिया क्या है, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है। तो अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज फाइंड करनी है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लिखा मैंने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये है प्यारे बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें WB निकालना हो तो WB कैसे निकालें, तो सर WB बराबर हो जाएगा, देखो MB इंटू V इंटू मोलैरिटी, MB इंटू V इंटू मोलैरिटी। अगर हमें वॉल्यूम किस में दिया हो, ml में, तो 1000 से फिर यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है प्यारे बच्चों
मास ऑफ सॉल्यूट। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे और इसकी कहानी भी समझ में आ गई होगी कि मोलैरिटी से मुझसे क्या क्या पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इतने फॉर्मूले हैं, इन्हीं में से आपसे पूछेगा। तो चलिए अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए। अब ये सवाल आप सामने देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल कह रहा है इफ 10% ऑफ ग्लूकोज एडेड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, मुझे कौन कौन सी चीजें गिवन हैं, तो सबसे पहले मैं गिवन वैल्यूज लिख लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज को मैं नोट कर लेता हूं जो मुझे दिया है। मुझे प्यारे बच्चों WB दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 10%, यानी 10 ग्राम दिया हुआ है। तो पहली चीज तो मुझे दी है मास ऑफ सॉल्यूट। फिर मुझे सॉल्यूट का नाम भी दिया हुआ है ग्लूकोज, तो इसका मतलब है मुझे ग्लूकोज का मोलर मास दिया है। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है C6H12O6। तो अगर मैं इसका मास लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सिंपल चीजें प्यारे बच्चा लोग। अभी मोलर मास भी लिख दिया। अब बताओ सर ये क्या है? सर ये वॉल्यूम गिवन है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन का। सो वॉल्यूम बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। तो प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो इट मींस ये 100 ml की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों को ये बात जरूर समझ में आ रही होगी मैं जितनी बातें बता रहा हूं। अभी आपकी स्टेप मार्किंग हो चुकी है, तो ध्यान रखना है इसके नंबर भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हमको निकालना है मोलैरिटी। तो कैपिटल M बराबर फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, WB इंटू 1000 अपॉन V इंटू MB। तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो WB मुझे दिया है 10 ग्राम प्यारे बच्चों, इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा V, वॉल्यूम कितना दिया है मुझे? 100 ml, इंटू मोलर मास कितना है? 180। तो अब जरा गौर करो, देखो ये सीधे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया? 10 अपॉन 18 प्यारे बच्चों। तो ये 5 हो गया सीधे सीधे, ये 9 हो गया, सो 5 अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.95 जा 45, 95 जा 45, इतना मोलर आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चा लोग, ये है इसका छोटा सा एक इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो अगला सवाल है ये थोड़ा सा आपके लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा सा हटके सवाल लग रहा होगा। एक मिक्सचर का आपको मोलैरिटी निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब किसी मिक्सचर का हमें मोलैरिटी निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो सॉल्यूशन दिए होंगे, उनकी मोलैरिटी और उनका वॉल्यूम गिवन होगा, तो वहां से दोनों के मोल फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या करना है, हमें दो सॉल्यूशन दिए प्यारे बच्चों। पहला दिया है जिसमें बोल रहा है कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 100 ml में। तो यहां से 100 ml जो है ये हमें V1 यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसकी जो मोलैरिटी है ये 0.2 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं इसकी मोलैरिटी की बात करूं तो 0.2 दी है। अगर मैं वहीं दूसरे सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका जो मुझे वॉल्यूम दिया है V2, अगर मैं बात करूं, है ना, तो V2 कितना दिया है? 400 ml दिया प्यारे बच्चों, 400 ml। और इसका मोलैरिटी कितना दिया है? 0.3 मोलर, इतना ही दिया है। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं ना, मिक्स कर देता हूं। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा V, तो वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2। प्यारे बच्चों अगर मुझे दो सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों को मैं मिक्स करूं तो वॉल्यूम दोनों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना आया? V बराबर हो जाएगा 100 प्लस 400। तो अगर आंसर देखें तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आएगा।
क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आ गया वो 500 आ गया। अभी मुझे क्या करना है, यहां से मुझे टोटल मोल्स निकालने हैं, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो मुझे पता है कि जब सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाली जाती है तो मोलैरिटी को निकालने के लिए हमें मोल चाहिए सॉल्यूट के और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया, क्योंकि पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 100, दूसरे का था 400, तो हमने टोटल V1 प्लस V2 करके टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अभी जो अगली बात आती है कि सर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें, तो अगर मैं पहले सॉल्यूशन के मोल की बात करूं तो यहां से मोल कैसे निकालोगे, 0.2 इंटू 100, यानी आपको ये बात पता होगी ही कि प्यारे बच्चों मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मोल निकालना है तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही मैंने किया। देखो हमने मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 20 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मोल। तो पहले सॉल्यूशन के मोल आ गए प्यारे बच्चों 20, दूसरे के निकालते हैं, तो यहां से मोल अगर निकालें, इसको हम N1 मान लेते हैं, ठीक है, मोल पहले के, और इसको N2 मान लेते हैं, तो N2 बराबर हो जाएगा 0.3 इंटू 400, मोलैरिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से बच्चों आ जाएगा 4 3 12 और 120, इतने मोल्स आ गए। अब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 120, तो टोटल मोल कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों, 140 मोल आ गए। तो मोल अपने पास है, वॉल्यूम अपने पास है, तो क्या हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 140 मोल से और अपॉन 500, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 14 अपॉन 50, तो 14 अपॉन 50 को काटेंगे तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहां से हम आराम से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं आंसर भी इसका कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं कितना आ रहा है लगभग, ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर निकाल लेना एक बार। तो कितना है, 7 डिवाइडेड बाई 25, मेरे प्यारे बच्चों 0.28 मोलर, ये मिक्सचर का क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया, यानी मोलैरिटी आ गई। ये मिक्सचर की मोलैरिटी है। तो कैसे किसी मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, पहले आपने क्या करना होता है, उस मिक्सचर के टोटल वॉल्यूम को फाइंड करना है, जो कि आपको दिया ही होगा, V1 V2 दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए, फिर दोनों के आपको मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम गिवन है, तो वहां से दोनों के मोल्स फाइंड कर लेंगे। सो मोल निकालने के बाद दोनों के मोल को ऐड कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब एक और एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले हमको क्या दिया, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिया है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए जो पहला वाला पार्ट दिया है इसको समझते हैं पहले। क्या बोल रहा है, 30 ग्राम ऑफ CO, यानी WB मुझे दिया है सीधे सीधे कितना, 30 ग्राम, ठीक है प्यारे बच्चों, और मुझे CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, तो इसका मुझे मोलर मास निकालना है, MB, तो MB निकालते हैं चलिए। और फॉर्मूला क्या दिया है, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो प्यारे बच्चों कोबाल्ट दिया है CO, इसका जो मोलर मास होता है ये 58.7 होता है। कोबाल्ट का जो मोलर मास होता है वो 58.7 होता है। अब नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो एक का 14, 2 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28, 3 2 जा 6 जो है अपने पास ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16 और 6 ऑक्सीजन का हो जाएगा 96। फिर यहां पर देखो हाइड्रोजन कितनी है, 6 2 जा 12, तो 12 हो गए हाइड्रोजन के और 6 हो गए ऑक्सीजन, और फिर से 96 हो गया ऑक्सीजन का। इसे ऐड करोगे तो ये 290.7 ग्राम पर मोल आ जाएगा। प्यारे बच्चा लोग, अब CONO3 के होल ट्वाइस डॉट 6H2O का जो टोटल मास आया, मोलर मास, वो आया 290.7 ग्राम पर मोल। अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉल्यूम भी गिवन है, तो मैं वॉल्यूम को भी लिख देता हूं। मोलर मास मेरे पास आ गया 290.7 ग्राम पर मोल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से वॉल्यूम भी मुझे दिया है
4.3 लीटर। मुझे फाइंड करनी है मोलैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम सीधे सीधे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000। अभी प्यारे बच्चों, यहां पे 1000 करने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, तो मैं 1000 को यहां से हटा देता हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुझे जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे बच्चों, वो लीटर में गिवन है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही फॉर्मूला होता है। सो कैपिटल M बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, WB हमें दिया है 30 ग्राम। मोलर मास, अभी देखो, अच्छा वो अगर हम क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं, तो पता है कि डिवाइड में WB भी होता है, सॉरी MB भी होता है, तो MB को मैं नीचे लेके आ गया। तो MB कितना है प्यारे बच्चों? MB आ गया था 290.7 इंटू वॉल्यूम कितना दिया था 4.3। अब कई बच्चा लोग सोच रहे होंगे कि सर 290.7 कहां से आया? प्यारे बच्चों, मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मैं MB लिखना मिस कर गया था, तो WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लीटर में है, MB नीचे आ जाएगा, तो 290.7 जो था MB था, 4.3 लीटर इसका वॉल्यूम था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आंसर आएगा 1250.01। इतना समथिंग मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं प्यारे बच्चों, तो डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? एकदम एग्जैक्ट आंसर बताएंगे, चिंता ना करें। 1250.01, इसको अगर हम डिवाइड करें, 30 को डिवाइड करें इससे, तो 30 डिवाइडेड बाई 1250.01, तो ये अप्रोक्स जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.023 मोलर आ जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आई ना यहाँ पे, ये कुछ इतनी आ रही है। तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग अपना आंसर भी। सभी लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। एनसीईआरटी का सवाल है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो बच्चों, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। यानी इस कंडीशन में हमने क्या करना होता है, ध्यान से देखो। मैं इसको हटा देता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए। जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया है, तो वो वीडियो को पॉज करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इतने से मेरे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लीजिए, इसको हटा देते हैं। चलो, तो अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, सेकंड वाले बी पार्ट की। तो बी क्वेश्चन, बी पार्ट में क्या दिया प्यारे बच्चों? 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, तो मुझे दो वॉल्यूम दिए हुए हैं, एक मोलैरिटी दे रखी है, और दोबारा से पूछ रहे हैं मोलैरिटी। इट मींस कि यहां पर एक फॉर्मूला काम करने वाला है, और वो फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल M2V2। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमको V1 दिया है 30 ml और M1 दिया है प्यारे बच्चा लोग 0.5 मोलर। सो M1 0.5 मोलर, और ये कब दिया है? जब वॉल्यूम कितना है? 30 ml है, इज इक्वल M2 मुझे फाइंड करनी है, और V2 मुझे गिवन है प्यारे बच्चा लोग 500 ml। तो मैं M2 निकालना चाह रहा हूं, तो M2 बराबर हो जाएगा, चलो वायर हिल गया थोड़ा, एक सेकंड बच्चों, चलिए थोड़ा कनेक्शन हिल गया था। तो अभी जो ध्यान से देखो, मुझे M2 निकालना है, तो M2 बराबर हो जाएगा 30 इंटू 0.5 अपॉन 500, यही हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, सो M2 इज इक्वल, कितना हो जाएगा अपने पास? 30 इंटू 5 अपॉन, सीधे सीधे नीचे कितना कर दो? 5000 कर दो। क्लियर है? तो अभी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है? 5 1 जा 5 हो गया, तो 100 आ गया सीधे सीधे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2, इतना मोलर आ गया आंसर। क्लियर है? आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, सबको मोलैरिटी के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे मोलैरिटी क्वेश्चंस करने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहां से लगा सकते हैं। तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी अपने आप में एक पूरा लेक्चर रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी से बनेंगे प्यारे बच्चा लोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो भी बच्चे नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि जल्दी से जाके सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए बेटा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको सारी की सारी वीडियो फ्री मिलने वाली हैं, और कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहां से करा के देंगे।
बीच बीच में आपके साथ लाइव भी जुड़ते रहेंगे। तो कौन कौन से बच्चे चाहते हैं, कब चाहते हैं लाइव हम आपके साथ जुड़ें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्यार दीजिए, हम ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एजुकेशन का मजा लेते लेते रहिए और अपने करियर को आज से ही बनाना शुरू कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।